Hello friends, this is CA Manoj Gupta. Now friends, ES 13 investment account. Make the heading. आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक चैप्टर भी है, सीए इंटर की बात कर रहा हूं मैं, बराबर। उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट और यहाँ के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में फर्क है। तो आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दो हिस्सों में बांट देते हैं। वन इज फॉर अकाउंटिंग पर्पज, जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और दूसरा है फॉर लॉ पर्पज, जिसमें रूल हैं सारे। क्या रूल हैं कि कैसे अकाउंट बनाना है, कौन सा करंट इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब रूल हैं। तो जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ योर चैप्टर, जो आप कर चुके ऑलरेडी। यहाँ पे भी आ सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, वो सब अकाउंट बनाने पड़ते हैं, याद है। उसमें अपन कॉलम बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर, कॉस्ट अमाउंट या फेस वैल्यू अमाउंट, फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड, और फिर कॉस्ट। ऐसे 3 कॉलम डेबिट, 3 कॉलम क्रेडिट, राइट। तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे चैप्टर का पार्ट है। हम लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। लॉ के अंदर क्या डिस्कस करना होता है कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइप्स। तो यहाँ पर 2 टाइप के डिवाइड किए गए हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट? तो वो बोलते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर इज करंट इन्वेस्टमेंट। माने जिनका इंटेंशन हमारा लॉन्ग टर्म रखने का नहीं है, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, हेल्ड फॉर लेस पीरियड दैट इज लेस देन 1 ईयर। मतलब ऐसा हमारा सोचना है स्टार्टिंग में। वो कन्वर्ट भी हो सकता है, वो भी हमारा भी आने वाला है, कन्वर्जन ऑफ अवर करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म टू करंट, ऐसे भी आ सकता है, राइट। सो हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर या लेस पीरियड दैट इज मोस्टली 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर इज नोन एज करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यू किस पे करना है? तो इट शुड बी वैल्यूएशन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। हमेशा माने कॉस्ट और एनआरवी में जो भी कम है उस पर उसको वैल्यू करो, उसको अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो। या आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो, लेकिन शॉर्ट टर्म वर्ड ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि शॉर्ट टर्म को कैश इक्विवेलेंट बोलने लग जाते हैं, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म। अगर करंट नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म है, ऑब्वियस। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको वैल्यू किस पे करना है? तो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। किस पे करना है? एट कॉस्ट ओनली। इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। हमेशा कॉस्ट वैल्यू करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू, वेरी गुड, सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन। यानी अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया, यानी कि सपोज आपके पास किंग फिशर का शेयर पड़ा था, तो आपने सोचा था इसको तो मैं कब यूज करूंगा, हाँ, जब मैं रिटायर होऊंगा तब यूज करूंगा। विजय माल्या जी नहीं है इधर, हाँ, तो ऐसे किंग फिशर के शेयर का भाव कुछ नहीं रहने वाला है अभी, आपको पता है। तो उसका परमानेंट डिक्लाइन हो गया है तो उसको बढ़ा दो, उसको कॉस्ट से मत रखो अभी, इट शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, और यू कैन से एनआरबी, ठीक है। सो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट के टाइप जो लॉ में आते हैं, 2 टाइप के हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म। करंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लेस ऑलवेज, एंड लॉन्ग टर्म शुड बी एट कॉस्ट ऑलवेज सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड्स आता है इसकी कॉस्ट में क्या क्या लेना है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? नॉर्मली फ्रेंड्स मैं आपको 4 पार्ट में यस को बताता हूँ। उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है क्या नहीं है, वो सब हमारे बेसिक के अंदर कवर हो गया है, वो चैप्टर कराया उसके अंदर भी कवर हो गया है। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टर की बुक में कर रहे हैं, ना कि हमारी बुक में। यानी कि इन्वेस्टर के हाथ से सोचने का है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है।
फिर फ्रेंड्स मेन पॉइंट में हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये आ गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रहेगी सारी कॉस्ट टिल इट्स गेट इन अवर बुक्स, राइट। मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिया, सपोज कोई ट्रांसफर कॉस्ट है तो वो भी लेनी पड़ेगी, हमारा खर्चा हो गया है, वही ट्रांसफर कॉस्ट सेल करते टाइम पे हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। नफा नुकसान के टाइम पे हम फीफो मेथड फॉलो कर सकते हैं, बेटा भी मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और लीफो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। वो सब सिस्टम हमारे अकाउंट के अंदर कवर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा AS 13 के हिसाब से, तो वेदर इज करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट है तो वैल्यू किस पे करना है और लॉन्ग टर्म में तो वैल्यू किस पे करना है, राइट। और कॉस्ट क्या होगी, तो ऑल कॉस्ट टिल इन्वेस्टमेंट गेट इनटू बुक्स, ठीक है। क्या कोई फाइनेंशियल कॉस्ट लेनी है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए क्वालिफाइंग एसेट्स तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकते हैं, तो कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आने वाली है, कोई एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं आने वाली है, राइट। अब आता है कन्वर्जन ऑफ, या आप बोल सकते हो रिक्लासिफिकेशन, हेडिंग बना दो इसका, रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन मतलब करंट इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनको क्लासिफाइड करना है, करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैसे क्लासिफाइड होंगे, तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट चल रहा है पहले, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है करंट किस वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट एनआरवी विचएवर लेस, तो उसी लेस पर वैल्यू आप लॉन्ग टर्म मान लो, राइट। यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंस जो भी आएगा दैट विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। बट कितना वैल्यू पे करेंगे, तो उस टाइम आपको याद रखना है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस शुड बी वैल्यूड एज फिक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल देंगे अगर करंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है तो, ठीक है। कॉस्ट और एनआरवी। फिर सेकेंड केस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू करंट इन्वेस्टमेंट, तो बोलते हैं कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट विच एवर इज लेस। याद रखो कैरिंग अमाउंट, आई यूज कैरिंग अमाउंट। व्हाट यू मीन कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो बुक्स में रिकॉर्ड है, जितने हमारे बुक्स में दिख रहा है। तो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट, आप बोलोगे सर मोस्टली तो ये कॉस्ट भी वैल्यू होता है हमेशा, तो कैरिंग अमाउंट भी सेम ही होगी, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, लेकिन फिर भी कभी कभी परमानेंट डिक्लाइन की वजह से हमने उसकी अमाउंट कम कर दी, बिकॉज ऑफ परमानेंट डिक्लाइन। याद है ना, आपको रूल बताया था। तो अगर परमानेंट डिक्लाइन की वजह से अमाउंट कम कर दी है तो उस केस में कैरिंग अमाउंट कम भी हो सकती है। कैरिंग अमाउंट मतलब होता है बुक वैल्यू। क्या मतलब होता है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट विच एवरेज एक ही बात है, और कॉस्ट विच एवरेज लेस पे वैल्यू करना है, किसको, लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट को। डिफरेंस शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। Okay, so this is a system for the long term to current, current to long term. Now friends, on that basis we solve some problem, right? Reclassification आ जाए तो एक बार और बोल देता हूँ, reclassification में current to long term है, तो करंट को हमेशा एनआरवी और कॉस्ट विचएवर लेस वैल्यू करते हैं, उसी पर हम उसको करंट में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही अगर लॉन्ग टर्म टू करंट है तो लॉन्ग टर्म को हमेशा वैल्यू एट कॉस्ट करते हैं, और कैरिंग अमाउंट, क्योंकि कैरिंग अमाउंट अगर कभी कभी परमानेंट डिक्लाइन हो गया तो कम हो सकती है, तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विचएवर लेस पे वैल्यू करेंगे, वो करंट बन जाएगा। और उसके बाद आगे से करंट का ट्रीटमेंट जैसा होता है वैसा करंट का होगा, और लॉन्ग टर्म का होता है वैसा लॉन्ग टर्म का होगा। रिक्लासिफाइड एक बार हो गया, उसके बाद आगे सिस्टम वही चलेगा जो उसका स्पेशल रूल या जो स्पेसिफिक रूल दिया हुआ है, राइट। लेट डू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपके एएस में वो अकाउंट्स वाले क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, आपको एएस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में आपको अकाउंट वाले क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। लेट डू। एन अनइक्विट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिंग इन द बुक्स एट कॉस्ट 2 लाख। देखो सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन कर दूं, इन्वेस्टमेंट कौन सा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख पे दिखा रहा है, ठीक है। द पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव इन May 17 shown that the company has incurred cash loss with decline market share and the long term investment may not fetch more than 20,000। बोल रहे हैं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है जिनका वैल्यू अभी 20,000 का रह गया है, 20,000 ज़्यादा नहीं लेंगे। हाउ विल यू डील विद दिस इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017।
बताइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख के हैं, अब उनकी 20,000 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो कोई भी एएस आ जाए, हमको 3 स्टेप में आंसर लिखना है। क्या 3 स्टेप्स होती हैं? सबसे पहला एएस का नाम, नंबर एंड लॉ क्या बोलता है उसके बारे में, राइट। फिर क्वेश्चन, प्रेजेंट क्वेश्चन, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर 100% क्लियर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर 1% भी डाउटफुल लगता है तो डिप्लोमेटिक। यहाँ पर बताइए सिस्टमेटिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डिप्लोमेटिक है? डिप्लोमेटिक है, क्योंकि यहाँ उसने ये नहीं बताया है कि कैश लॉस तो हुआ है, बट कैश लॉस विथ डिक्लाइन मार्केट शेयर हो गया है, बट इट इज परमानेंट नेचर और जस्ट टेम्परेरी इन्फ्लेशन आ गया है थोड़े टाइम के लिए, बाद में फिर से ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो हम बोलेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस केस में हम लोगों को उसको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट लॉस मान के वैल्यू 2 लाख ही करना चाहिए। लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन नेचर का है तो हम बोलेंगे भाई इसको फिर वैल्यू कम कर दीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे ले आइए, राइट। सो डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा, नॉट क्लियर, राइट। चलो इसका आंसर एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको, सो आपको क्लियरिटी भी आ जाएगी। आई राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर एनालिसिस नंबर 1। पेज नंबर क्या है फ्रेंड्स? देखो पेज नंबर क्या दिया हुआ है, 3.122। ये देखो 3.123 ये है, तो 3.122 होगा, 3.22, राइट। देखो एच पर एएस 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेइंग दैट, क्योंकि जो रूल उससे रिलेटेड उसके रिलेटेड लिखेंगे ना अपन, सेइंग दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस। सही है? गलत है। शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, वेरी गुड। शुड बी वैल्यूड at cost only subject to, बोलो, permanent decline. If so, then it can be valued at NRV, right? अब in present case company hold long term investment costing rupees 2 lakh, but due to permanent fault, due to permanent नहीं, due to cash loss, share price is declined and now its fetch only rupees 20,000, right? Therefore step 3 चालू हो गई। If it's in permanent nature decline, then we should valued our investment at 20,000 and difference should be charged to profit and loss account. Understood? Very good. But if it's in temporary nature, then it should be valued at cost only, that is rupees 2 lakhs. अभी तो हमने उस पर छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा हम भी रिस्क ले लेते हैं ना। क्या बोलेंगे? बट एज पर गिवन एक्सप्लेनेशन इट्स लुक्स लाइक इट्स परमानेंट decline in nature, so we should
valued investment at rupees 20,000। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि हमको लग रहा है क्योंकि कैश लॉस हो गया और 2 लाख की चीज 20,000 रह गई यार, ऑलमोस्ट 10% वैल्यू रह गई, 90% कम हो गई, तो 90% केस है कि ये परमानेंट डिक्लाइन नेचर का है। तो हमारा व्यू ऐसा है कि भाई हमारे हिसाब से देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंट डिक्लाइन नेचर का है, सो प्लीज इसको वैल्यू एट 20,000 करिए, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड, पक्का, गुड। इन गिवन एक्सचेंज situation, it's look like it's permanent decline in nature, so we should value the investment at rupees 20,000, बराबर। so एज पर गिवन सिचुएशन बोल सकते हो आप, ये सिचुएशन लिख दो आप, गिवन सिचुएशन, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई ये परमानेंट डिक्लाइन है, ठीक है। सो इस तरीके से 3 स्टेप हमको आंसर लिखना है, जैसे आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, तो आप फॉलो करना सेम स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक्स लिमिटेड ऑन 1/1/2017 had made an investment of rupees 600 lakhs in the equity share of Y Limited, of which 50% is made in long term investment category and the rest in temporary investment। ओके, यहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी वर्ड यूज किया है और एक लॉन्ग टर्म यूज किया है, ठीक है। माने ये जो 600 लाख के इन्वेस्टमेंट हैं, इनको उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, करेंट एंड लॉन्ग टर्म। करेंट में 300, लॉन्ग टर्म में 300, ठीक है। द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2017, कब डाला था? 117 डाला था, 3 महीने बाद, बिकम 200 लैक्स। ओ माय गॉड, वैल्यू डिक्लाइन हो गई। एज वाई लिमिटेड लॉस अ केस ऑफ कॉपीराइट, एक कॉपीराइट का केस लॉस हो गया, उससे थोड़ा ना परमानेंट डिक्लाइन हो गया। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज apparent that the reduction in the value is not temporary in nature. How will you, अच्छा, reduction in the value is not temporary in nature, मतलब ये टेम्परेरी नेचर का नहीं है बल्कि परमानेंट नेचर का है। तो how will you recognize the reduction in the financial statement for the year ended 31st March 2017? तो देखो फ्रेंड्स, अब ये 300 के थे, इन सब की वैल्यू 200 रह गई, मतलब इनकी वैल्यू 100 रह गई। कितना डिक्लाइन हुआ है? 200 का डिक्लाइन हुआ है, 200 का। अब अगर परमानेंट नेचर का नहीं होता तो लॉन्ग टर्म को हम 300 का ही रखते, लेकिन वो बोल रहा है कि इट्स लुकिंग लाइक इज नॉट अ टेम्परेरी नेचर, मतलब इज नॉट टेम्परेरी, मतलब इज अ परमानेंट नेचर। तो इसका मतलब परमानेंट नेचर का हुआ। तो ये जो 200 है, इसके लिए भी हमको पिल में चार्ज करना चाहिए। अच्छा, जो शॉर्ट करंट वाला है उसको तो ऑब्वियस करना है, तो ये करंट वाला जो दिख रहा है आपके सामने, ये वाला, ये तो ऑब्वियस जाएगा, बट नॉन करंट वाला है वो भी जाना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट नेचर का हो गया। सो इनडायरेक्टली 400 वी शुड चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। 200 एज करंट इन्वेस्टमेंट, वो तो हमेशा ही जाना चाहिए था, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी ये परमानेंट नेचर का, इसलिए लॉन्ग टर्म का भी जाना चाहिए, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि 100 इनकी वैल्यू रह गई है, 200 यानी कि 400, लेकिन अलग अलग दिखाने का, ऐसे साथ में नहीं चलेगा कि 600 में से माइनस कर दो 200 और सीधा 400 ले जाओ। नो, यू हैव टू शो करंट का 200 लॉस है और लॉन्ग टर्म का 200 लॉस है, और लॉन्ग टर्म का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो नॉट इन टेम्परेरी नेचर है, मतलब परमानेंट नेचर है, ठीक है। इसका सोल्यूशन के बाद चाहिए तो आप रीड कर सकते हो, इन्होंने दिया हुआ है, बाकी बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन एंड में कंक्लूजन यही है कि दोनों वैल्यू शुड बी वैल्यूड एट 100 and 200 should be lost, should be charged to P&L account, ठीक है। ये लिखा भी है, losing the case of copyright may affect the business and the performance of the company in long run. Accordingly, it will be appropriate that a reduction in the carrying amount of the long-term investment of 200 lakhs and should be investment value 100 lakhs, since the downfall in the value of share is other than temporary, right? The reduction of 200 lakhs in the carrying value long-term investment will also be charged to statement of profit and loss account. तो दोनों ही पिल में चार्ज कर दिया, लेकिन उसने क्या बोल के किया, ये लॉन्ग टर्म नेचर का है इस वजह से, और परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है इस वजह से। अंडरस्टूड, वेरी गुड। ऐसे फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चन पर करके दिखाओ जरा, पॉज कर दिया। यस, क्वेश्चन 3 फ्रेंड्स, मैसेज इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 October 2016 को एट अ कॉस्ट ऑफ 250
It also earlier purchased gold 4 lakh and silver 2 lakh. Okay. 1st March 2014. Market value of these on 31st March 17 above investment are following. शेयर का इतना है, गोल्ड का इतना, सिल्वर का इतना. शेयर का कॉस्ट कितना था, यहाँ कॉस्ट तो लिख दो बाजू में. कॉस्ट था 2,50,000 का, गोल्ड का 4 लाख और सिल्वर का 2 लाख. तो ये डिक्लाइन हुआ है, ये इंक्रीज हुए दोनों. ठीक है. ओके. हाउ इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएस इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट. तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा नहीं है इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा है. तो हम अज्यूम करेंगे कि कौन सा शॉर्ट टर्म होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए. तो देखो आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर जो है वो लॉन्ग टर्म लग रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लग रहा है. और शेयर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है. तो शेयर को कुछ नहीं बोला है तो अज्यूम करेंगे शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो शेयर को करंट मानेंगे और गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म मानेंगे और उसके हिसाब से वैल्यू कर देंगे दिसंबर और आगे का वैल्यू कर देंगे. राइट. सो ऐसे केस में क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर को वैल्यूड एट कॉस्ट ऑलवेज और इसको विच एवर इज लेस. तो लेस कितना होगा 225. तो इसको 225 वैल्यू करेंगे, 25,000 का लॉस पीएल में चार्ज करेंगे और इनको कॉस्ट वैल्यू करेंगे, दैट इज 4 लाख एंड 2 लाख. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ABC Limited wants to reclassified as investment in accordance with AS 13. रिक्लासिफिकेशन आ गया. याद है ना रिक्लासिफिकेशन. एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर करंट है, करंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेस. और अगर लॉन्ग टर्म को करंट में किया जा रहा है तो कैरिंग कॉस्ट और कॉस्ट विच एवरेज लोअर. ठीक है. और नॉर्मली कॉस्ट ही होगा. ठीक है. अब पोर्शन ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट है परचेज 20 लाख to reclassify a long-term investment as company has decided to retain them. Okay. The market value of the balance sheet date is 25 lakhs. Whichever is less 20 lakh. 20 lakh की वैल्यू मानी जाएगी. That's all. फिर another portion of the current investment, ये भी current investment ही है. Purchase 15 lakh to be reclassified as long-term investment. The market value of the investment is date of balance sheet is 6.5 lakh. So value should be 6.5 lakh. तो 6.5 lakh वैल्यू की जाएगी क्योंकि करंट को लॉन्ग टर्म में किया जा रहा है. फिर क्लासिफिकेशन सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसिडर फॉर होल्डिंग पर्पज टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट. ये कौन सा केस हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई एज करंट इन्वेस्टमेंट. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट 18 लाख बट हैड बीन रिटन डाउन बाय 12 लाख. द रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन एज पर AS 13. तो इसका मतलब 12 लाख की हमने वैल्यू कर रखी है आज. राइट. हैड बीन रिटर्न डाउन टू 12 लाख, जबकि 18 लाख का परचेज किया था. तो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट विच एवरेज लेस, तो 12 लाख पे वैल्यू किया जाएगा. और जो डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट और इस अमाउंट में, दैट शुड बी चार्ज टू पीएल अकाउंट. दैट्स ऑल. देखो एज पर AS 13 में इसको रीड कर देता हूँ. रिवाइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज रिक्लासिफाइड फ्रॉम करेंट लॉन्ग टर्म ट्रांसफर आर मेड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवरेज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. कौन कौन से केस में वेयर इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड फ्रॉम करेंट टू लॉन्ग टर्म. कैसे करना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू या कैन से एनआरवी विच एवर इज लेस. दोनों को हमने विच एवर लेस वैल्यू कर दिया. राइट. फिर इन केस ऑफ थर्ड केस द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख विच इज लोअर देन द कॉस्ट 18 लाख. हियर द ट्रांसफर शुड बी कैरिंग अमाउंट एंड हेंस दिस क्लासिफिकेशन कर इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरी 12 लाख. ठीक है. रेफरेंस के लिए इस बच्चों को डाल दिया है, जो भी डिटेल थी वो डाल दिया है. ओके फ्रेंड्स. सो AS 13 हो गया. इसके तीनों चारों क्वेश्चन कर लिए हमने, प्लस वो रूल लिख लिया. बाकी एग्जाम में ऐसे आता है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनको आप डायरेक्टली देख लीजिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने जो अकाउंट चैप्टर में कर रखा है उसके जैसे होते हैं. ओके. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. दिस इज योर फ्रेंड मनोज गुप्ता. बाय बाय.